अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजादी की इश्क व मोहब्बत के समंदर में गोते खाती पुरअसरार कहानी, जिनजादी अबरस पार्ट 1। शब तारीख तो इतनी ना थी जितना उसे स्याह चांद ने तारीख बना दिया था। सावन भादो का मौसम चल रहा था और एबटाबाद के हुस्न और पुरफरेब मुकामात धुंध की लपेट में थे। मैं एबटाबाद मंडिया का रिहायशी सैयद मन्नान कासमी अपने घर की छत पर चादर की बुक्कल मारे अपनी तन्हाई को एंजॉय कर रहा था। आज खामोशी कुछ और भी गहरी हो गई थी। मामा और पापा, मेरी छोटी सिस्टर वानिया काजमी सब एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने गए थे और मेरे 3rd ईयर के टेस्ट चल रहे थे, सो मैं घर पर था। यूं भी मेरी आदत और फितरत थोड़ी मुख्तलिफ थी। मुझे हंगामे और शोर सख्त नागवार गुजरते थे। मैं रिजर्व सी तबीयत का मालिक था, इसलिए अपनी किताबें समेट कर छत पर आ गया। ये मेरी पसंदीदा जगह थी, पुरसकून और खामोश, मगर आज खामोशी भी शोर मचाती लग रही थी। झींगरों मेंढकों का शोर खामोशी के साथ मिलकर और हंगामा कर रहा था। मैंने अपने दोस्त हम्माद को फ़ोन किया, मगर काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी वो अभी तक नहीं आया था। ठक 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 दरवाज़ा बजा। शुक्र है जनाब पहुंच तो गए, मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। सीढ़ियाँ उतरकर दरवाजे की सिमत बढ़ा। यूं तो कद्दूस चचा घर में होते थे, सारे घर की निगरानी उनके जिम्मा थी, मगर आज वो किसी काम से गांव गए हुए थे। दरवाज़ा खोला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आज नाचीज़ को कैसे याद फरमाया? हमाद का शौक और हमेशा की तरह दिलकश शरारती अंदाज आया था। वालेकुम अस्सलाम, यार तू चल कर आया है कि रिंग कर, मैंने झल्लाहट भरे लहजे में कहा। 1 घंटा पहले कॉल की थी जनाब को, अब पहुंचने की जहमत की। मैंने मसनूई डांट पिलाई। अब यहाँ ही क्लास लेनी है कि अंदर आने देंगे? उसने मुंह बनाया। सजा के तौर पर 10 मिनट खड़े रहो। मैंने उसे घिरका, फिर मुस्कुराकर रास्ता छोड़ दिया। हम मेरे रूम की तरफ बढ़ गए। हमाद फितरतन नर्म हो, खुश इखलाक, दिलनवाज था। वो मिजाज में मुख्तलिफ था, मगर हम दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ पले बढ़े थे। सच ये था कि वो अकलौता दोस्त था मेरा। मैं जितना खामोश तब और कम गो था, वो उतना ही शोख मिजाज और चुलबुला था। मेरे बाबा और उसके बाबा अदनान अच्छे दोस्त थे। मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मेरे बाबा सैयद मारूफ शाह कासमी आलम कुरान और हाफिज कुरान थे। एग्रीकल्चर में सीनियर ऑफिसर थे। जॉब के सिलसिले में वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। अमेरिका में वो न्यूयॉर्क सिटी में रिहाइश पजीर रहे थे, लेकिन हमेशा वो कहते कि लिबास या ज़ाहिरी हुलिया मोमिन की पहचान नहीं होता, बल्कि उसका अमल, उसका बर्ताव, उसके अखलाक से मोमिन की पहचान होती है। खैर, बात तवील हो गई तो हम मेरे रूम में आ गए। क्या लोगे यार? मैंने हम्माद से पूछा। चाय चलेगी या बिस्किट या केक भी? वो चहका। चॉकलेट केक उसका फेवरेट था। वैसे इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? मैंने अब संजीदगी से उसकी तरफ देखा। यार शाहजी, इतनी सख्ती से पूछगछ तो मेरी बीवी भी ना करती, वो उसी गैर संजीदा लहजे में बोला। फिर मसनूई तसव्वुराती दुनिया में अपनी बीवी देखने लगा जिसका नामो निशान तक उसकी जिंदगी में ना था। सीधा जवाब दिया करो, समझे? मैंने हल्की सी चपत लगाई उसके सर पर और 1000 बार का कहा जुमला दोहराया। एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी थी, सो इसलिए। अब के वो संजीदा हुआ। अच्छा, चाय बनाकर लाता हूँ, फिर मिलकर कुछ स्टडी करते हैं। नहीं नहीं शाहजी, सुबह से किताबों में ही सर खपा रहा हूँ। ब्रेक चाहिए यार, एक न्यू हॉरर मूवी आई है, सो लेट्स सी। उसने फरमाइश की। हॉरर मूवीज के तो हम दोनों दीवाने थे। अच्छा ठीक है, तू सिलेक्ट कर मूवी, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं चाय वगैरह बना लेता था, इसलिए चाय बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, साथ हवा का जोर चल रहा था। किचन की खिड़की जोर से खड़कती जैसे कोई खोलने के लिए धक्का लगा रहा हो। मैंने खिड़की खोलकर बाहर मौसम की मिजाज पुरसी का इरादा किया। बारिश की तूफानी बौछार सीधा मेरे चेहरे से टकराई। बारिश लम्हा बलम्हा तेज हो रही थी। तेज हवा का शोर उसे और भी होलनाक सूरत दे रहा था। आसमान स्याह बादलों से अटा पड़ा था। बड़े गजबनाक मूड में था। एबटाबाद में ये मौसम कुछ अजीब ना था। सर्द हवाएं दरख्तों से झूल झूल कर चल रही थीं। मैंने एक ठंडी सांस ली और खिड़की को बंद करके चुटकी लगा दी। अचानक बिजली चली गई। मुझे उम्मीद थी कि बिजली जाने वाली है। ऐसे मौसम में बिजली का जाना मामूल था। मैंने सारी दराज ढूंढकर टॉर्च ऑन की और जनरेटर ऑन करने चला गया। जनरेटर ऑन करके वापस किचन में आया, चाय ली और अपने कमरे की सिमत बढ़ा। लो जनाब, तैयार है चाय और 2 केक भी। मैं फ्रिज से केक रखना नहीं भूला था साथ। मूवी भी सिलेक्ट हो गई है, चलो आ जाओ लैपटॉप के सामने। हमाद ने बेड पर आगे खिसक कर मेरी जगह मुझे पेश की। हर मामले में सिलेक्शन उसकी होती है, मुझे उसकी पसंद हमेशा अच्छी लगती थी। यार शाहजी, जबरदस्त मूवी है ये, देखना आज तो डराना है मैंने तुम्हें। उसकी हमेशा वाली कोशिश जो नाकाम ही रहती थी कि वो कभी मुझे डराए, जबकि मैं उसे कितनी बार डरा चुका था। लाइट फिर ऑफ हो गई। लगता है जनरेटर में कोई मसला है। मैं चेक करके वापस कमरे में आ गया।
लैपटॉप की चार्जिंग कम थी। शाहजी, लगता है आज अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ेगी। मूवी शुरू हो गई। ये एक चुड़ैल की दास्तान थी, इंडियन हॉरर मूवी थी। वाकई मूवी हॉरर थी। मजा आ गया यार, चुड़ैल कितनी खूबसूरत है और लोग कितने पागल हैं। मैंने कमेंट दिया, रात बाकी है और मूवी वाली चुड़ैल ने अंधेरे में खूब डराना है आज। हमाद ने जैसे मुझे डराने को कहा। मैं फितरतन डरपोक नहीं था, मुझे मावराई और गैर हकीकी चीजों से दिलचस्पी थी। माफूकुल फितरत और जिन भूत किस्म की चीजें अट्रैक्ट करती थी। हमाद जानता था, इसलिए उसने सबसे हॉरर मूवी लगाई। उसे शौक रहता था दूसरों को, बिलखुसूस मुझे डराने का, जिसमें वो हमेशा नाकाम हो जाता था। आज के इस तेज तरीन दौर में माफूकुल फितरत चीजों से भला कौन डरता है। मेरे ख्याल में अगर जिन आ भी जाए तो इंसान उसे डरा कर भगा दे। बस इतनी भी हॉरर नहीं कि मुझे डरा सके। मैंने कॉलर झटका। मूवी ना सही, रात तो ड्रोनी है यार। बादलों की घन घरत से जमीन थर्रा उठती है। उसने तशवीश से कहा। वो तन्हाई से भागने वाला बंदा था। चल फिक्र ना कर यार, मैं हूं ना। शाह साहब के होते तुम्हें किस चीज का डर। मैंने खुशगवार लहजे में रोप छाड़ा। जी, आप जैसे खूबसूरत जिन है ना डराने को। उसने भी कसर पूरी की। मूवी का एंड चल रहा था, मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और कंबल लेने अलमारी की तरफ बढ़ा। अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरे मुंह से दर्द की आह निकली। घुटने पे चोट लगी थी। मैं बैठ गया। हमाद भी बेड से उठकर पास आ गया। क्या हुआ यार? देख कर चलना था, किधर चोट लग गई? वो बैठकर मुझे टटोलने लगा। हमाद, मेरे पैर के आगे किसी ने टांग अड़ाई थी जब मैं गिरा। मैंने अजीब कश्मकश में उसे बताया, क्योंकि वाकई मुझे किसी ने टांग अड़ाई थी। हमाद मुस्कुराने लगा। शाह जी, लगता है मूवी का असर हो रहा है। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगा मेरा वहम ही होगा। चलो उठो, वरना चुड़ैल फिर आ जाएगी टांग अड़ाने। हमाद ने मुझे छेड़ा। तेरे जैसे भूत के होते चुड़ैल ने आकर क्या करना है? मैंने उससे कहा, चलो मैं टॉर्च लगाता हूँ, दोनों ईशा अदा करें। मैंने उसे याद दहानी कराई। मूवी देखते हमने काफी वक्त गुजार दिया था। नमाज के लिए निकलना मुमकिन न था, इसलिए सोचा घर में ही अदा कर ली जाए। नमाज? यार तो पढ़ ले, आज मूड नहीं। हमाद का लहजा कुछ अजीब था। क्यों? ये मूड देखकर कब से नमाज अदा करने लगा तू? वो 5 वक्त पाबंदी से नमाज अदा करता था। हमारी फैमिलियों में खाना बेशक लेट मिले, नमाज टाइम पर अदा की जाती थी। बस तबीयत खराब है, बाद में पढ़ लूंगा। उसकी तबीयत मुझे अजीब सी लगी। अच्छा टॉर्च लगाओ, मैं तो वुजू करके अदा कर लूं। मैंने इसरार मुनासिब ना समझा। अचानक टॉर्च भी बुझ गई। यार अब इसे क्या हुआ? मैंने झुंझुनाहट में टॉर्च को झटका दिया, मगर वो ऑन ना हुई। कल पढ़ लेना, कज़ा रहने दो। हमाद की आवाज आई। ठक ठक दरवाजा बजा। ठक 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 ठक। अब तेजी से दरवाजा बजने लगा। इस वक्त कौन है? 11 बजे का वक्त था। रात के इस पहर कौन आ सकता था? मैंने सोचा, यार चल दरवाजे पर देखें कौन है। मैंने हमाद को कहा। दरवाजा फिर बजा। अब क्या ऐसे बजा जैसे कोई तोड़ रहा हो। हमारे घर का एक बैक डोर भी था, छोटा सा था। अगर कोई मेन गेट पीट रहा होता तो आवाज नहीं आती। मैं दरवाजा खोलने का सोच रहा था कि इस वक्त दरवाजे पर दस्तक अच्छी अलामत ना थी। घर भी खाली था। हमारे अलावा घर में कोई जीरो न था। यार रहने दो, कोई चोर उचक्का ना हो। हमाद ने कहा। क्या पता तूफानी बारिश से कोई मुश्किल में ना हो। मैंने जवाब दिया। चल फिर दोनों चलते हैं। अगर ड्रैकुला हुआ तो खून तुम अपना पिलाना, मेरा तो पहले ही मच्छर पी गए हैं। वो इस सूरत हाल में भी बाज ना आया। मैंने टॉर्च को फिर से हाथ मारकर ऑन करना चाहा और टॉर्च जल गई। शुक्र है इसे तो रहम आया। ठहर जाओ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? मैंने दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाते हुए पुकारा। कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर पहुंचकर हम रुक गए। कौन है भाई? मैंने फिर पूछा। जवाब में खामोशी थी। दस्तक भी रुक गई। मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। हल्की आवाज के साथ दरवाजा खोलने लगा। बाहर कोई भी ना था। मेरे चेहरे से बारिश और हवा टकराई, जैसे मेरी ही मुंतजिर थी। रोंगटे खड़े होने की सूरत हाल थी। कहाँ कोई इतनी शिद्दत से दस्तक दे रहा था, कहाँ वो गधे के सर से सींग की तरह गुम था। हमाद ने मुझे पीछे करके खुद बाहर देखा। क्या भूत बने हुए हो यार, इधर तो कोई भी नहीं है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी हम कमरे तक पहुंचे भी न थे कि दस्तक फिर होने लगी। हम दोनों खामोश थे। टॉर्च की नाकाफी रोशनी में एक दूसरे को भूत ही लग रहे थे। मैं तेजी से मुड़ा। अब की बार मुझे देखना था कि कौन इस मौसम में मजाक कर रहा है। मैंने झटके में दरवाजा खोल दिया। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। सामने जो मंजर था, शायद मेरी जगह कोई भी होता तो होश में न रहता। सफेद मलमल का सूट, हवा में लहराता आंचल, वो अप्सरा ही तो थी। वक्त जैसे ठहर सा गया था। बिजली की चमक में उसका सरापा पल को आया होता, फिर मध्यम पड़ जाता। टॉर्च की मध्यम रोशनी के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो नूरानी हाले में है। कौन है? हमाद ने मुझसे पूछा। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मुझे यूं हैरान खड़ा देखकर वो खुद आगे बढ़ा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने हैरत से मुझसे कहा। तुम इतने हैरान क्यों हो? शायद वो मुझे मूवी के ज़ेरे असर समझ रहा था। हमाद, यहाँ कोई था। आई स्वेयर कोई लड़की थी, सफेद लिबास में, चांदनी में नहाई हुई। मुझे वहम नहीं हुआ यार। तो उड़ गई क्या?
लगता है परी थी, हमाद ने मुझे कहा। शायद वो समझ रहा था कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो अंदर, लगता है तेज हवा के थप्पड़ों से बचता है दरवाजा शायद। मेरी कैफियत देखकर उसने मुझे संभाला दिया। वहम नहीं है मेरा ये हमाद, मैंने उसे आहिस्ता से कहा। हम वापस रूम में आ गए। हवा की तेजी और बारिश की रफ्तार भी काफी कम हो गई थी। अच्छा मुझे घर छोड़ दो ना, हमाद ने टाइम देखकर कहा। 1 बजने वाला है, सुबह टेस्ट भी है। 2 दिन तैयारी के लिए मिले थे, हमारी काफी तैयारी मुकम्मल थी। यूं भी सारा साल पढ़ाई ही करते थे तो टेस्ट के दिनों में ज्यादा मुश्किल ना होती थी। अच्छा मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ तुम। मैं गिराज की तरफ चल पड़ा, मगर दिमाग में वही सस्पेंस चल रहा था। मेरे साथ कई क्लास फेलो लड़कियां थीं, मगर मुझे ये सोच भी नहीं आई कि मुझे कोई अच्छा लग सकता है। पता नहीं क्यों वो चेहरा आंखों में जैसे सख्त हो गया था। हमाद को घर छोड़कर मैं वापस घर आ गया। ट्रन 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 अलार्म ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रात का असर अभी तक दिमाग पर था, सर भारी हो रहा था। अलार्म बंद करके उठा, वुजू किया, नमाज अदा करने मस्जिद चला गया। वापस आकर शॉवर लिया, चेंज करने के बाद अंडे और ब्रेड के साथ ब्रेकफास्ट किया। कॉलेज के लिए निकलने लगा। बेल बजने लगी। मेरा ख्याल है कदूस पापा आ गए। वो जब भी गांव जाते थे सुबह सवेरे तक लौट आते थे। मेरा ख्याल दुरुस्त था। अस्सलाम वालेकुम छोटे शाहजी, उन्होंने प्यार और शफकत से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कदूस पापा, आप आ गए? मैंने अदब से कहा। अच्छा गांव में सब खैरियत से है ना? जल्दी जल्दी से मैंने उनसे पूछा। जी सब करम है अल्लाह पाक का। अच्छा दुआ कीजिएगा बाबा मेरा टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ही फाइनल पेपर स्टार्ट होने थे। कॉलेज हमारे घर के पास ही था, अल सादिक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले हमाद से मिला। कैसे हो यार, नींद अच्छी आई या टेस्ट की फिक्र में आई ही नहीं? यार शाहजी वेरी सॉरी, कल मैं आपसे मिलने नहीं आ सका, मुझे बुखार हो गया था और फिर टेस्ट की तैयारी भी तो करनी थी ना। वो रवानी में मुझे बताने लगा। क्या मजाक है, कल रात हम लेट तक साथ थे। मैंने समझा वो मजाक कर रहा है। अरे शाहजी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं कल आपके घर कब गया? उसने संजीदगी से कहा। देखो ये बोंगे मजाक मेरे साथ मत किया करो, हमने साथ मूवी देखी थी। कैसी मूवी? टेस्ट चल रहे हैं और आप मूवी की बात करते हो? उसका लहजा बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, मगर मैं भी होशो हवास में था। रात ख्वाब नहीं देखा था, मगर अगर हमाद सच कह रहा था तो रात फिर मेरे साथ कौन था? एक पल को तो जमीन मेरे पैरों तले से सिरकती हुई महसूस हुई। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं गड़बड़ा कर मुड़ा। हमाद मेरी हालत देखकर परेशान होने लगा। यार मैं हूं, डर क्यों रहे हो आप? उसने तसल्ली दी। मैंने खुद को संभाल लिया, वरना वो भी मुझे पागल समझता। फिर मैंने उसे सारी बात बताई, बस वो लड़की वाली बात गोल कर गया। लगता है आपने ख्वाब देखा है, अकेले थे ना तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। हमाद ने मेरी बात के जवाब में कहा। यार तू मुझे जानता है, फिर भी तो मेरा एतबार नहीं करेगा तो बाकी लोग तो मुझे पागल समझेंगे ना। अच्छा अब रिलैक्स हो जाओ, हम फिर बात करेंगे, अभी टेस्ट का टाइम हो रहा है। हमाद ने मेरी तवज्जो टाइम पर दिलाई। टेस्ट अच्छा हो गया था, दिमाग में रात का सीन ही चलता रहा, मगर फिर भी टेस्ट का हर सवाल मुझे याद था। कॉलेज से फ्री होकर मैं घर गया। मेरी मामा इस्मा मारूफ, काजमी और वानिया लॉन में ही मिल गए। मैं चेंज करने की बजाय सीधा उधर ही उनकी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, टेस्ट कैसा हुआ? मामा को हमेशा ही की तरह मेरी स्टडी की फिक्र थी। आपकी दुआ से बहुत अच्छा हो गया। मैं उनके पास ही पड़ी चेयर पर बैठ गया। और छुटकी कैसी रही शादी? मैंने वानिया से पूछा। औसम भाई, आप भी साथ चलते तो और मजा आता। वो अपने मासूम अंदाज में चहकी। भैया मुझे मार्केट जाना है, उसने फरमाइश की। भाई को थोड़ा सांस तो लेने दो। और मन्नान आप खाना खा लो, फ्रेश होकर फिर शाम के टाइम ले जाना इसे। मामा ने उसे सरंजिश करने के साथ मुझे हदायत की। अरे मामा सब हो जाएगा, पहले मेरी स्वीट सी सिस्टर की फरमाइश तो पूरी करनी है। मुझे वो सबसे प्यारी थी, हम बहन भाई में अच्छी दोस्ती थी। उसकी हर बात हर फरमाइश पूरी करके मुझे सुकून मिलता था। वो मेरी अकलौती बहन थी। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। थैंक यू भैया। वो गले लगी और खुश हो गई। तुम इसे बेकार रहे हो मन्नान, अब ये छोटी बच्ची नहीं रही, हर बात इसकी मानना जरूरी नहीं। मामा ने शफकत से कहा। कुछ नहीं होता मामा, इसकी मासूम सी ख्वाहिश पूरी करना फर्ज है, फिर नसीब का क्या पता, आप ही तो कहती होती हो ना। मैंने लाड से मामा की गर्दन के गिर्द बाहें डालकर कहा, मेरा बच्चा। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मैं तैयार होने चला गया। वानिया प्रिंसेस चलो भी अब, मैंने आवाज लगाई। आई भैया। वो आ पहुंची। जल्दी लौट आना, मौसम के मिजाज पर एतबार नहीं, मामा ने नसीहत की। ओके मामा जानी, आप फिक्र ना करें। मैंने मामा को अल्लाह हाफिज कहा और गाड़ी निकालने लगा। बादल अब भी आसमान पर इधर उधर घूम रहे थे। हम मुबीन मजार एबटाबाद की तरफ रवाना हुए। ठंडी हवा और हवा से गले मिलते दरख्तों से उठती खुशबू से मिलकर जन्नत का सा समा बन रहा था। यार आज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। वानिया ने ज्वेलरी लेनी थी। हम बाजार में एक ज्वेलरी की शॉप के पास रुके और उतर कर अंदर जाने लगे। अभी हम दरवाजा खोल ही रहे थे कि दरवाजा खुला और खुशबू का एक झोंका चेहरे से टकराया। मेरे बिल्कुल सामने चंद इंच के फासले पर वो खड़ी लड़की जिसकी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। मैं एक पल को ठटका, खुशबू जानी पहचानी सी लगी। निगाह गैर इरादी तौर पर उठी, झुकना फिर भूल ही गई। वो वही लड़की थी जिसे एक पल को मैंने रात के वक्त देखा था, या वो मेरा तस्वुर था? क्या इस तरह भी हो सकता था?
आंखों को खैरा करती चमक लिए वो चेहरा दूध में जैसे शहद घुला था। लंबे डार्क ब्राउन बाल उसकी कमर से नजर आ रहे थे। उसके चेहरे के गिर्द एक हाला बनाए हुए थे, जैसे बादलों में 14वीं का चांद हो। चले ना भाई, क्या हुआ? मुझे खड़ा देखकर वानिया ने आवाज दी। उसका पुकारना मुझे होश की दुनिया में ले आया। हेलो, आई एम माहा सिकंदर हयात। मुझे घूरते देखकर उसने अपना तारुफ ही करा दिया। किसी हद तक वो भी मुझसे मुतासिर नजर आ रही थी। 6 फुट का चौड़े शाने भरा जिस्म और स्याह बालों के साथ सफेद रंगत और कॉटन का सफेद सूट पहने में भी ज्यादा नहीं तो उसके बराबर का ही था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए फिर से कहा, आर यू ऑल राइट? मैं झींक कर साइड पर हो गया। सॉरी मिस महा, आई एम सैयद मन्नान काज़मी एंड शी इज़ माई सिस्टर वानिया काज़मी। लगे हाथ मैंने भी इंट्रोडक्शन करा दिया। वो दरवाजे से बाहर आई और हाथ बढ़ाकर बोली, नाइस टू मीट यू। एबटाबाद में लोग इतने एडवांस नहीं कि किसी अजनबी से कोई लड़की यूं मुसाफा करे, मगर मैंने उसका हाथ थाम लिया। मुझे समझ तो आ गई कि वो यहाँ की रिहायशी नहीं। आप कहाँ से हैं मिस महा? मैंने नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। आई एम फ्रॉम USA, मेरी फैमिली इधर भी है, हम पाकिस्तान हर साल आते हैं, उसने अपने दिलकश अंदाज में बताया। वैसे रिहाइश? मैंने अधूरा सा सवाल किया। धड़कन बेतरतीब से हो रही थी। मंडिया ब्लॉक 3 में, उसने जैसे एड्रेस समझा दिया। वानिया हमें बात करता देख रही थी, हैरान भी थी क्योंकि आज तक कभी किसी लड़की से मैंने बात नहीं की थी। मिस महा, आप हमारे घर आना, हम तो फिर पड़ोसी ही हैं। अब के वानिया ने मुदाखलत की। यस, व्हाई नॉट, उसने मुख्तसर जवाब दिया और मुड़ने लगी। ओके, सी यू अगेन, उसने मुझे देखते हुए कहा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, मैंने भी जवाब दिया। भाई, वो लड़की प्यारी है ना, मगर उसने कपड़े, वो कहते कहते चुप हो गई। हमारी फैमिलीज में पर्दा किया जाता था जबकि वो जीन्स शर्ट में थी, मगर मुझे लगा वो जैसा भी पहने वो सबसे बेस्ट ही है। वानिया को ज्वेलरी दिलाकर हम भी वापस घर आ गए, मगर दिल वहीं अटका हुआ था। मेरी हालत अजीब सी थी। मैं सब्र बर्दाश्त वाला इंसान था। ये न था कि हुस्न नहीं देखा था। एबटाबाद शहर में हसीन से हसीन चेहरे थे, मगर इस तरह कभी नहीं हुआ था। मोहब्बत न थी ये, मगर क्या था? शायद शैतान का बहकावा है, मैंने सोचा और इस्तगफार का विर्द करने लगा। नेक्स्ट हमारा टेस्ट 3 दिन के बाद था। मैंने हम्माद का सोचा और उससे मिलने निकल गया। डोरबेल बजाई तो हम्माद ने दरवाज़ा खोला। ओ शाहजी, ज़हे नसीब, आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत, कभी हम घर को कभी आपको देखते हैं। वो मुझे देखते ही शुरू हो गया। अच्छा बस करो, काम था तुमसे, मैंने ड्राइंग रूम में इंटर होते हुए कहा। हुक्म कीजिए जनाब, के फरिश्ते भी हाजिर हैं, उसने झुककर कहा। ड्रामा बंद करो, बात संजीदा है। उसने दरवाजे से चाय के लिए आवाज़ दी और आकर मेरे पास सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? टेस्ट के दौरान भी आप परेशान थे? अब क्या? उसने फिक्र से पूछा। यार कुछ अजीब सा हुआ है यार मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आती। फिर मैंने उसे बताया कि वो कैसे मेरे साथ था, फिर उस लड़की का नजर आना और उसी दिन शाम को जाना। महज इत्तफाक है, यकीन नहीं आता। हमाद सोच में पड़ गया। इश्क तो नहीं हो गया क्या? फिर उसने मुझे छेड़ा। नहीं यार, बस अजीब सी कैफियत है, मैंने उलझे अंदाज में कहा। अच्छा चाय पीते हैं, आप फिक्र ना करें, उसने तसल्ली दी। चाय पी के कुछ देर हम स्टडी डिस्कस करने लगे। बाद में उसके घर से निकला ही था कि 2 घर छोड़कर तीसरे में ऊपर टेरेस पर वो नजर आई। गेट पर पता देखा, ये उसी का घर था। उसने भी मुझे देख लिया था। शायद उसने हाथ से रुकने का इशारा किया और गायब हो गई। कुछ देर में उसका गेट खुला, वो नजर आई। ब्लैक शर्ट, ब्लू पैंट में मलबूस, खुले लंबे बाल लहराते, किसी को भी बहकाने को काफी थे। उसने मुझे अंदर आने को कहा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मैं बिना सोचे आगे बढ़ गया। उसने गेट बंद किया और मुझे अपने पीछे अंदर आने को कहा। लगता था घर में उसके अलावा कोई ना था। मैं सकते किसी हालत में था, उसके पीछे अंदर चला गया। टीवी लाउंज से होकर आगे वो एक कमरे की सिमट पड़ रही थी। मुझे अपने इर्द गिर्द का होश तक ना था। मेरा ईमान इतना कमजोर ना था, मगर पता नहीं उसकी आंखों में क्या जादू था कि मैं अपने कंट्रोल ही में ना था। किसी ट्रांस की हालत में मैं उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। वो जिस कमरे में लेकर आई शायद वो उसका बेडरूम था। उसका था या किसी और का। खैर, उसने दरवाजा बंद किया और मुझे बेड पर बैठने को कहा। मैं किसी रोबोट की तरह उसकी तायद कर रहा था। ओ डियर, तुम कितने स्वीट हो ना। मेरे पास बैठे हुए उसने प्यार से मुझे देखकर कहा। महा, आप घर में अकेली हो क्या? मैंने पहली बार जुबान खोली। यस जान, उस दिन तुमसे मिलने के बाद से मुझे एक पल चैन नहीं। अच्छा हुआ तुम वक्त पे मिल गए। उसने अपने रेशमी बालों को नाज से झटका और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मुझे लगा जैसे मेरे हाथ में करंट तोड़ गया हो। हार्ट बीट तो पहले ही लिमिट क्रॉस कर गई थी। उसका ये दिलरुबा अंदाज मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। बोलो ना जान, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? उसने शर्ट को कंधे से सिरका लिया। मुझे अच्छी लगती हैं, बमुश्किल अल्फाज अदा हुए। उसका ये बेबाक सा अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो और करीब हो गई। उसका जिस्म मेरे जिस्म से मस हो रहा था। लगता था किसी ने मेरे पास आग रख दी हो। जिंदगी में कभी इतने करीब कोई लड़की नहीं हुई थी और ना मैंने कभी सोचा था। ओ डियर, तुम इतने शर्मीले हो। वो और आगे बढ़ी और मेरी कमर के पीछे से हाथ डाला। मेरे तो जिस्म के रोंगटे तन कर अलिफ हो गए।
میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ اٹھی اور میز پر رکھے جگ گلاس لے کر پاس آئی. اچھا ایزی ہو جاؤ, لو پانی پی لو. وہ نازک سی معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کتنی ہمت اور اعتماد سے بات کر رہی تھی. ایک مرد کے ساتھ اکیلی تھی, مگر نہ وہ ڈسٹرب تھی نہ ہی نروس, الٹا میری حالت خراب تھی. میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور گٹاگٹ پی گیا. مگر یہ کیا, معدے میں جیسے اور بھی آگ بھرنے لگی. وہ پانی ہی تھا, مگر شاید پانی میں کچھ اور بھی ملا تھا. میں پچھتا رہا تھا کہ ادھر آیا ہی کیوں. مجھے بابا کا چہرہ نظر آنے لگا. انہیں کیا منہ دکھاؤں گا, مگر میرے جسم میں ہلنے کی طاقت تک نہ رہی تھی. میں واپس بیڈ پر ڈھہ گیا. اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے. اس کا چمکتا وجود مسکراتی ہوئی وہ خود آگے بڑھی اور میرے اوپر جھک گئی. مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ہونٹوں پر انگارے رکھ دیے ہوں, اور پھر میں ہوش سے بے گانہ ہو گیا. منان, منان آنکھیں کھولو. کہیں دور سے بابا کی آواز آ رہی تھی. میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. بوجھل آنکھوں سے مجھے بابا کی پریشان صورت دکھائی دی. میں کہاں ہوں بابا؟ اپنے گھر میں ہو آپ بیٹا. انہوں نے پیار سے میرا ماتھا چوما. مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا. کچھ نہیں بیٹا, بس آپ حماد کے گھر بے ہوش ہو گئے تھے. اس نے کال کی تھی تو ہم آپ کو گھر لے آئے. ڈاکٹر ابھی چیک کر کے گیا ہے, تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے اس نے بتایا ہے, بس. بابا کے لہجے میں تشویش تھی. مطلب یہ سچ نہ تھا. 2 دن بستر پر گزارنے کے بعد میں ٹیسٹ دینے گیا. رات سب کے ساتھ کھانے پر بات کرتا رہا. پاپا پریشان تھے اور یہ بات میں محسوس کر چکا تھا. اس دن کیا ہوا یہ وہی بتا سکتے تھے, مگر شاید وہ ابھی مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے. رات سونے کے لیے لیٹا تو پھر اس کا خیال آ گیا. وہ حسین چڑیل ہی تھی. معصوم نظر آنے والے سارے لوگ معصوم نہیں ہوتے, یہ تو میں جان چکا, مگر اس دن ہوا کیا یہ ایک پہیلی بن گئی اور مجھے جاننا تھا. ابھی میں سوچوں میں ہی غرق تھا کہ بیڈ روم پہ ہلکی دستک ہوئی. مجھے لگا بابا ہوں گے, شاید مجھے کچھ بتانا ہو انہوں نے. دروازہ کھولا تو باہر دیکھ کر میں حیران ہو گیا. وہاں کوئی بھی نہ تھا. کان بج رہے ہیں میرے لگتا ہے, میں بڑبڑایا. ابھی بستر پر پہنچا بھی نہ تھا کہ پھر دستک ہوئی. ٹھک ٹھک ٹھک. میں پھر آگے بڑھا تو راستے میں رکھے سٹول سے الجھ گیا. دروازے کی آواز پھر نہ آئی, مگر میں نے پھر کھول کر چیک کرنا مناسب سمجھا. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا. میں نے دروازہ بند کیا اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا. کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. پچھلے کئی دنوں سے دل بوجھل تھا. ہونے والے حالات واقعات نے مجھے پریشان کر دیا تھا. آہٹ پہ بھی دل دھڑک جاتا تھا. میں کمزور دل نہ تھا, مگر کبھی کبھی کچھ چیزیں طاقت کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں. میں سونے کی کوشش کرنے لگا. پیر ٹھنڈے ٹھار تھے, پتہ نہیں کیوں نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. پہلا پہر رات کا گزر گیا. مجھے لگا پیر مزید ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. میں اٹھ کر بیٹھ گیا, آنکھیں کھولی اور پیروں کی سمت دیکھا. اف اللہ, میرا وہم تھا کہ میں عالم خواب میں تھا. میرے پیروں کے پاس کوئی ہیولا دکھائی دے رہا تھا. شاید نیند نہ آنے کی وجہ سے آنکھوں کو عجیب سائے دکھ رہے تھے, مگر یہ وہم نہ تھا. ایک سرد سی لہر دوڑ گئی میرے سارے بدن میں, مگر باوجود کوشش کے جیسے سکتے میں تھا. میں نہ ہل سکتا تھا نہ بول پا رہا تھا. عجیب سی کشمکش تھی. اس کے نقش واضح نہ تھے. لگتا تھا سیاہ دھواں سا ہے جس کا وجود انسانی شیپ میں ڈھلا ہے. بند دروازے سے اندر کون آ سکتا تھا؟ پچھلے کئی دنوں سے بہت سے سوال تھے جن کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا تھا. میں نے آنکھیں جھپکی اور پھر سے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ وہیں موجود تھا. میں نے آنکھیں بند کر کے بیڈ سے لگا دی اور پھر نہ جانے کس وقت میں سو گیا. ٹھیک ہی کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے. پھر یہ کہ میں آیت کریمہ کا ورد بھی کر رہا تھا, اس کا بھی اثر تھا. اسی کا ورد کرتے ہوئے شاید میں سکون سے سو گیا. اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ آنکھ کھل گئی, مگر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی آنکھیں بند کی اور ابھی کھل گئی. میں نے سب سے پہلے اپنے پیروں کی سمت دیکھا. اب وہاں کچھ نہ تھا. مزید ایک سوال خوف کا باعث بن گیا, مگر اطمینان تھا کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا. صبح کی اذان کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. جتنا بھی لیٹ سوں نماز کے وقت آنکھ کھل جاتی تھی. شاید ماما اور پاپا نے ہمیں عادت ڈال دی تھی. یہ اسی کا اثر تھا کہ نماز کے وقت جاگ جاتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پہلی بار کب نماز ادا کی. ہوش سنبھالا تو نماز کو زندگی کا اہم حصہ پایا. میں اٹھ کر غسل کرنے لگا. فریش ہو کر باہر نکلا تو بابا منتظر تھے. السلام علیکم بابا جانی. میں نے مسکرا کر سلام کیا. وعلیکم السلام. چلیں جناب, دیر ہو رہی ہے, بابا جی نے شفقت سے کہا اور باہر کی طرف جانے لگے. نماز کے بعد ہم واپس آ رہے تھے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ پاپا سے رات والی اور پہلے والی تمام باتوں کا ذکر کروں, مگر پھر نہ جانے کیوں میں خاموش رہا. چلتے چلتے لائٹ کے پاس سے گزرے تو مجھے لگا میرے ایک نہیں 2 سائے ہیں. ایک پل کو ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی. میں رکا اور پھر دیکھا. اف میرے خدایا, یہ وہم نہ تھا. میرے 2 ہی سائے تھے. میں رک کر انہیں دیکھنے لگا. بابا آگے جا رہے تھے لیکن ان کا ایک ہی سایہ تھا. مجھے رکا دیکھ کر بابا نے مڑ کر مجھے آواز دی, منان بیٹا رک کیوں گئے, آ جاؤ جلدی کرو. میں ان کی آواز سن کر چونک گیا اور پھر ان کی طرف بڑھ گیا. آج کل وہ بھی مجھ سے کم کم بات کرتے تھے, جیسے انہیں پتا تھا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے اور وہ بتانا نہیں چاہتے. کئی دن اور بیت گئے, سارے ٹیسٹ ہو گئے, ہر دن ایک سوال کھڑا ہوتا. وہ سایہ تو مجھ سے چپک ہی گیا تھا. اس لڑکی مہا کو پھر میں نے نہیں دیکھا اور نہ یہ معلوم کر سکا کہ اس دن کیا ہوا تھا اور وہ کدھر چلی گئی اور مجھے کون گھر لایا تھا.
ये साया कौन है, क्या चाहता है मुझसे? ओ खुदा, मैं किससे मालूम करूं? आज शाम को खाना खाने के बाद मैंने ठान ली कि बाबा से बात करूंगा। बाबा जानी ने कई बार मेरी तरफ देखा और यूं लगा जैसे वो मेरी कैफियत जान गए हों। इससे पहले कि मैं पूछता उन्होंने खुद ही कह दिया, मन्नान बेटा, खाने के बाद मुझे रूम में मिलो। वो उठकर चले गए। मुझे भी जल्दी थी जानने की। जैसे वो रूम में पहुंचे मैं भी पीछे पीछे पहुंच गया। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर खुद एक बुक निकाल कर उसमें कुछ पढ़ने लगे। मैंने कहा, बाबा जानी, शायद वो समझ गए थे कि मुझे कितनी बेचैनी है। उन्होंने बुक रखी और फिर मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जा बैठा। बोलो, क्या कहना है? मैंने पहले दिन यानी उस रात और हम्माद से लेकर आज तक की तमाम बातें बताई। उनसे पूछा, बाबा जानी, महा सिकंदर के घर से मुझे कौन लाया था? उस शब वो दरवाजे पर क्यों थी और मेरे साथ क्या हुआ? बाबा जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, आराम से बेटा, बताता हूँ, बस सांस तो लो। फिर वो जैसे किसी सोच में गुम हो गए। बाबा जानी, मैंने कंधे से हिलाया। जी बेटा, सब्र रखें। बात असल में यह है कि पिछले दिनों हम सब बड़े दरबार पर गए थे। पीर सैयद अहमद शाह साहब का जब उर्स था ना? हाँ जी बाबा जानी, मैंने जल्दी से कहा। मगर इससे उर्स का क्या ताल्लुक है? सब्र बेटा जी, तहम्मुल से सुनोगे तो ताल्लुक भी समझ जाओगे। असल में वहां उनके पास हर तरह के लोग और मखलूक भी हाजिर होते हैं। उनमें से ही कोई आपके साथ आ गया। कौन बाबा जानी? मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया था। मैंने हैरत और तजस्सुस से फिर कहा, बेटा मन्नान, सब मखलूकात का मालिक अल्लाह है और कुछ रमूज में लिपटी हुई हैं जिन्हें कोई आम निगाह देख नहीं पाती। जो आपके साथ आया मैंने उसे तभी देख लिया था और आपसे दूर रहने का हुक्म भी दिया था, मगर उसके पीछे भी कोई था। वो महा सिकंदर असल में वही है बदी की ताकत जिसने एक हसीन लड़की की सूरत इख्तियार की और आपको बहकाने की कोशिश की, मगर सच शुक्र कि आप बच गए। जानते हैं बचाया किसने? मुझे तो एक भी बात समझ नहीं आ रही बाबा, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। आपको वहां से सलामत अबरस लेकर आई थी। उन्होंने जैसे बात मुकम्मल की, जबकि एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बेटा जी, बात बहुत आसान सी है, मगर अगर समझ आ जाए तो। सैयद अहमद शाह मेरे बड़े ताया अब्बू थे। बाबा के 3 भाई और एक बहन थी। बड़े सैयद अहमद शाह काज़मी, फिर बाबा यानी सैयद मारूफ शाह काज़मी और फिर फुप्पो सैयदा फातिमा काज़मी, फिर चाचू जान सैयद मीर शाह काज़मी। मेरे दादा अब्बू गोशा नशीन थे और गद्दी नशीन ताया अब्बू थे। हमारी फैमिली अल्लाह के करम से नूरानी इल्म से माला माल थी। किसी चीज़ की कमी पहले भी न थी। ताया अबू प्रोफेसर भी थे और चाचू इंजीनियर थे। हर साल बड़े दरबार यानी दादा अबू के यहाँ उर्स मुबारक होता आ रहा था। ये कई पीढ़ियों से जारी था। लोग दुआ के लिए दूर दराज से आते थे। इस बार भी हम हर साल की तरह गए थे। मैं ज्यादा वक्त दादा अबू के साथ रहा था। वो साल में एक बार ही लोगों से मिलते थे, बाकी वक्त उनका इबादत में सर्फ होता था। मगर वहां से वापसी पर मेरी तबीयत खराब थी, बस यही बात थी। इसके अलावा तो कुछ अनहोनी ना हुई थी। मुझे सर्दी लग गई थी और पैर ठंडे पड़ गए थे। बाबा जानी, वहां से वापसी पर मेरे पैर ठंडे पड़ गए थे और बुखार हो रहा था। मैंने कुछ याद करते हुए उन्हें कहा, बेटा जी याद करें कि वो ठीक कैसे हुआ था। बाबा जी ने मुझसे पूछा, आपने मुझे घर के गेट पर रोक दिया था और सबको अंदर भेज दिया था। फिर आपने वहीं दम किया और किसी नामानूस सी जुबान में कुछ कहा। फिर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों पर रखी बर्फ पिघल रही हो और मैं कुछ ही वक्त में ठीक हो गया था। हाँ जी, यही बात है। जिन्नात में भी कई कबाइल बने हुए हैं, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे और कुछ अच्छे और कुछ नूरानी नूर वाले भी हैं। आपके दादा जानी के पास कई कबाइल से जिन्नात इल्म नूरानी हासिल करने के लिए आते हैं। उनमें अबरस भी शामिल थी। अबरस नूरानी इल्म हासिल करने वाली एक जिनजाती थी। इंसानों की तरह जिन्नात भी दिलो दिमाग और एहसास रखते हैं। अब वो आपको देखकर शायद किसी और एहसास में मुब्तला हो गई और वहां से आपके साथ आ गई। मुझे तो अपनी समातों पर एतबार नहीं आ रहा था। जब उस कबीले के जिन्नात किसी से दुश्मनी करते हैं तो उनके सर पर सवार हो जाते हैं। ये नूरानी कबीला है। आग गर्म ही नहीं परन भी होती है, और जब ये मोहब्बत करते हैं तो उस शख्स की टांगों या पैरों से लिपट जाते हैं जब तक वो शख्स उन्हें कबूल नहीं कर लेता। मैं आलम हैरत से टिकटिकी बांधे बाबा जानी की बात सुन रहा था, मगर उस दिन मैंने उसे घर में आने से रोक दिया और आपसे दूर जाने का हुक्म दिया। फिर उसकी मोहब्बत का इल्म जिन्नात के कबाइल को हो गया, क्योंकि वो वापस नहीं गई थी। यूं उसके कबीले का एक शरीर जिन जो उस पर आशिक है वो पीछे आ गया और आपके पीछे लग गया। वो लड़की महा सिकंदर और उसकी फैमिली पिछले 10 साल से पाकिस्तान आए ही नहीं। मेरे बाबा जानी ने अब के जैसे धमाका किया। जो लड़की मिली वो उसी जिन की कारस्तानी थी, ताकि वो जिनजाती अबरस की निगाह में आपको बुरा साबित कर सके। मगर उस दिन वक्त पर अबरस वहां पहुंच गई और वो आपको उस घर से लेकर आई, उस जिन की बदी से बचाकर। उसकी इल्तजा पर मैंने उसे आपके साथ रहने की इजाजत दी बेटा, मगर ये शर्त भी रखी कि वो आपके सामने ना आए। तो ये सब कुछ आप जानते थे? जानता था, मगर बेटा आप डिस्टर्ब होंगे, आपके टेस्ट चल रहे थे, इसलिए आपको नहीं बताया। तो अब मैं क्या करूं? आप अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। वो एक मुहाफिज की तरह आपके साथ है, क्योंकि अब ये जरूरी है जब तक मैं उस शरीर जिन को रोक ना लूं। मगर क्या मैं उससे बात कर सकता हूं?
जी बिल्कुल, अगर आप चाहें वो जवाब देगी। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे आपको, आमीन। मुझे मेरे बाबा जानी ने मजीद तसल्ली दी और मैं उठकर अपने रूम में आ गया। इतने सवाल थे जिनके जवाब तो मिल गए, मगर अब मजीद सवाल पैदा हो गए थे। आज रात में इत्मीनान से सोया, ना तो पैरों पर सर्दी महसूस की, ना ही दिल में कोई खौफ, मगर अब एक तजस्सुस सा था कि कोई मुझे इतना चाहता है कि अपनी दुनिया मुझ पे वार के मेरे साथ है। सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, सर पर पिशावरी टोपी पहने, मैं शाम को जिम से वापस घर की तरफ रवाना था। सड़क के किनारे चलते हुए इर्द गिर्द हवा के दोष पर झूमते दरख्त और हरा हरा सब्जा सड़क के किनारों पर, माहौल पे एक सरूर का सा समा तारी था। अपनी ही धुन में मगन मैं उस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि लगा कोई हमकदम हो रहा था। हर कदम के साथ एक कदम उठाता। अब एहसास बदलने लगे थे। वो कदम अच्छा लगने लगा जिससे मैं कल तक डरता था। मैंने रफ्तार कम कर दी। जी किया कुछ ज्यादा वक्त उस साए के साथ बिताया जाए। अचानक मुझे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने भी रफ्तार बढ़ा दी। जाने कौन है, मैंने सोचा। यार शाची, रुक जाएं, भाग क्यों रहे हो? हमाद की फूली हुई सांसों में घुटी सी आवाज आई। ओ तुम हो। मैंने समझा ना जाने कौन। मैं एकदम रुक गया। मेरा साया भी थम गया। नाराज हो क्या? ना घर मिलते हो, ना घर आते हो, कहाँ खोए हुए हो आजकल? हमाद ने एक सांस में इतने सारे सवाल कर डाले। नहीं यार, तू तो मेरी जान है। मैंने उसे गले लगाया। मेरा साया खड़ा रहा। बस तबीयत खराब थी और कुछ नहीं। मैंने उसे मनाना चाहा। एक ही तो वो दोस्त था मेरा। देख लें शाहजी, अभी चलेंगे हमारे घर। उसने थोड़ी सी हील हुज्जत की, फिर फरमाइश कर डाली। फिर हमाद के साथ में उसके घर चला गया। कुछ वक्त उसके साथ गुजारा। वही पहले जैसा सुकून था, उसका शौक और शरीर लहजा और हंसाने वाली गुफ्तगू। दिल हल्का हो गया। उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चला। वहां से निकला तो रात गहरी हो चली थी। इधर मौसम भी अबर आलूद था। धुंध गहरी होती जा रही थी। रास्ता घुप अंधेरे में खोसा गया था। यूं तो बंद आंखों से भी तय कर सकता था मैं रास्ता, क्योंकि मेरे घर का जो था, मगर एक अजीब कैफियत थी कि कुछ होने वाला है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता घर के सिमट बढ़ा। मोबाइल टॉर्च लगा ली ताकि धुंध में करीब करीब नजर आए। अभी थोड़ा ही चला था कि आगे जैसे कदम उठाकर रखा तो मैं तवाज़ुन खो बैठा। वो गहरी जगह थी। मैं गिरता ही चला गया और फिर होश से बेकाना हो गया। आंख खुली तो खुद को एक वसी और अरीज मैदान के बीच पाया। ऊपर नीला आसमान, इर्द गिर्द दूर तक खाली जमीन। ये मैं कहाँ हूँ? सर भारी हो रहा था। मैं उठकर बैठ गया। दूर तक कोई जीरो दिखाई ना दिया। आसमान तेज नीलगुम हो रहा था, जबकि ऐसी जगह एबटाबाद में तो क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ना थी। मैं तो घर जा रहा था। मैंने याद किया और रात थी। क्या रात गुजर गई? मैंने उठकर एक सिमत में चलना शुरू कर दिया। अचानक जमीन तपने लगी। मेरे पैरों में जलन होने लगी और मैं तेज भागने लगा कि साया तलाश कर सकूं, मगर मेरे पैर नंगे थे और रसीली जमीन आग उगलने लगी थी। शिद्दत दर्द से मेरी चीखें निकलने लगी और जलन से पैर अब जमीन पर रखे नहीं जा रहे थे। इसी तरह दर्द जब बर्दाश्त से बढ़ गया तो मैं गिरकर बेहोश हो चुका था। मुझे किसी ने जोर से बाजू पर चोट लगाई। एक सिसकी की आवाज निकली और दर्द से आंखें फैल गईं। मैं उसी मैदानी इलाके में था। सूरज ढल रहा था। शाम हो रही थी। जमीन ठंडी हो चुकी थी। भूख और प्यास से बुरा हाल था। मुझे किसी परिंदे ने ठोंक लगाई थी। मैंने ऊपर देखा तो कई गिद्धनुमा परिंदे जमा हो रहे थे। शायद वो मुझे अपनी खुराक समझ रहे थे। या अल्लाह, ये मैं कहाँ हूँ? मैंने आह के साथ कहा। परिंदे बारी बारी करीब आ रहे थे और मेरे गिर्द बैठते जा रहे थे। अगले चंद लम्हों में वो मुझे तरनवाला बनाने वाले थे। अचानक मुझे दादा जान का ख्याल आया। वो हमेशा कहते थे, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो वो एक दर फिर भी खुला होता है। मैं हिम्मत करके उठ बैठा और आयते करीमा का विर्द करने लगा। पहले दिल में करने लगा, जरा जब हौसला बुलंद हुआ तो फिर जैसे एक ताकत से मिल गई। ऊंची ऊंची आवाज में मैं आयते करीमा का विर्द करने लगा और विर्द करते ही हर सिमत में जैसे जलजला आ गया और हर चीज हिल रही थी, जैसे कि सब चीजें रुई की बनी हुई थी और फिर वो उड़ उड़ कर आसमान की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में मेरे गिर्द का मैदान मेरे कमरे की सूरत इख्तियार करने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और ऊंची आवाज में विर्द जारी रखा। मन्नान बेटा, मन्नान मेरा बच्चा। मामा की फिक्र और आंसू में डूबी आवाज सुनाई दी। आंखें खोलो बेटा। बाबा जानी का वही शफकत भरा लहजा सुनाई दिया। अब क्या आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था। मामा रो रही थी। बाबा जानी मुझे दम कर रहे थे शायद। बाबा जानी, मैंने कमजोर सी आवाज में उन्हें पुकारा। पानी। उन्होंने मुझे उठाया और पानी पिलाया। एक सांस में मैंने पानी का गिलास पिया और मांगा। 3 गिलास पर बाबा जानी ने मुझे रोक दिया। मुझे क्या हुआ था? मैं तो घर आ रहा था और फिर पाँव किसी चीज से उलझा और मैं गिर गया। बाबा जानी ने मुझे देखा। आराम करें, अल्लाह ने करम किया है बेटा, अब आप ठीक हैं। मुझे बाबा ने तसल्ली दी। मन्नान के लिए खाने को लाएं। उन्होंने मामा को यहाँ से भेजना चाहा। अभी मैं खुद बनाकर लाती हूँ। मामा उठकर चली गई। बेटा, वो जिन आपके दिमाग से खेल रहा था। ये ऐसा जादू है जिसमें आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं, वरना नतीजा बहुत बुरा होता है। मगर शुक्र है आपने हिम्मत की और उसे मात दी। मतलब मैं दिमागी तौर पर उस जगह था। जिस्म मेरा घर में था। रब्बे करीम के विद से वो शैतानी जिन हार गया।
जी बेटा जी, कभी भी अपने रब को नहीं भूलना। जहाँ सब उम्मीदें बेकार हो जाती हैं तो अपने रब को याद करो तो वही आपका साथ देता है। मुझे बाबा ने समझाया। उस जिन का तो मैंने सैयद अहमद शाह को बताया, वो उसे देख लेंगे। वो बहुत ताकतवर है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा। इतनी थकन और तकलीफ के बाद खुद को अपनों में देखकर मैंने रब का दिल से शुक्र अदा किया। रात गहरी हो चुकी थी, सब लोग अपने कमरों में सोने चले गए। मैंने भी सोने की कोशिश की। पैरों की जलन और जिस्म का दर्द बता रहा था कि वो सिर्फ दिमागी आजमाइश न थी। मैंने करवट ली और बेड पर पैरों के सिम देखा। नाइट लाइट की हल्की सी नीली रोशनी में वो सिमटा सा साया साफ दिखाई दे रहा था। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से था, मगर कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी से बदतर हूँ या अफजल हूँ। मैंने बाबा जानी से यही सीखा कि सैयद दीन के मुहाफिज हैं और उम्मत के लिए उस्ताद की हैसियत रखते हैं, और एक उस्ताद का किरदार मिसाली होता है हमेशा। और वो साया उस वक्त तन्हाई में मेरे कदमों में मौजूद था। कोई और वक्त होता या मैं उसे जानता ना होता तो शायद ये कैफियत ना होती, मगर वो सिनफे नाजुक ही तो थी, चाहे जिस भी मखलूक से थी। पैरों की जलन कम होने लगी और ठंड का एहसास, ये उसी की बदौलत था। कौन हो आप? जाने क्या दिल में आया कि मैंने उससे सवाल कर दिया। जवाब में जरा सी हरकत हुई। वो साया जैसे शौक में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं यूं भी मुखातिब हो सकता हूँ। मैंने पूछा, आप कौन हैं? मेरे सवाल का जवाब देना फर्ज है आप पर। इस तरह आप खामोश रहकर मेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने फिर से उससे पूछा। जवाब में वो साया सीधा खड़ा हो गया और उसका इंसानी शबीह वाला वजूद बेचैन लगने लगा। उसने सर को हिलाया जैसे इनकार कर रहा हो। मैं हुक्म देता हूँ कि अपने असली वजूद में सामने आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने जरा सी सख्ती की। धुआं फैलने लगा। वो साया सारे कमरे में फैलने लगा और फिर हर चीज पर स्याही छाने लगी। फिर धीरे धीरे वो मेरे ऐन सामने इकट्ठा होने लगा। इंसानी नक्श वाजे होने लगे। पैर, फिर ऊपर से जिस्म दिखाई देने लगा। दूध जैसे नंगे पैर और फिर जिस्म वाजे होने लगा। वो हुस्न का पैकर थी। वो मुझे देख रही थी। जी सैयदजादे, हुक्म, आपके हर सवाल का जवाब देने की पाबंद हूँ। उसने सर को खम किया। उसके कमर से नीचे जाते रेशमी बाल आगे को आए। उसने एक अदा से उन्हें पीछे किया। मुझे अपने दिल की रफ्तार हदों से निकलती हुई महसूस हो रही थी। मेरे कमरे में चांदनी सी बिखर गई। कमरे की वो मध्यम नीली रोशनी तो खत्म हो गई और उसके वजूद से उठती नूर सी रोशनी की लहरें पूरे कमरे को अपने हिस्से में लिए हुए थी। मैं आलमे खब से उससे तके जा रहा था। हसीन, बहुत दिखे, मगर जो कैफियत दिल की आज थी वो पहले कभी ना हुई। ए सैयदजादे, इस खामोशी का सबब दरियाफ्त करने की जिसारत कर सकती हूँ? उसने उसी अदब व एहतराम के साथ कहा। मैं तो किसी जिन भूत की उम्मीद कर रहा था, मगर मैंने जुमला अधूरा छोड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी पलकें झपकी उठी और फिर झुक गईं। वो हमारी दुनिया के इंसानों जैसी ही तो थी। कौन हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तरफ देखकर वो 2 कदम आगे बढ़ी और फिर मेरे पैरों के पास आकर रुक गई। उसे शायद हर लड़की की तरह एक झिझक सी थी। हया और शर्म उसमें इंसानों जैसी ही तो थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो जिन जाती है। वो तो कोई परी थी। बैठ जाओ, इत्मीनान से बात करें। वो बेड की पाइंटी की तरफ बढ़ गई। मेरा नाम अबरस है। मैं जिनजाती हूँ। कबीले जिन्नात के फितरस कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। मैं उस कबीले के सरदार तीरसजाद की बेटी हूँ। बाबा जानी ने मुझे बताया था, मगर फिर भी उसे देखने के बाद दिल मानता न था कि ये मखलूक भी इतनी हसीन होती है। मेरी वालिदा एक परी जात है। वो परिस्तान के बादशाह नूरस की तीसरी औलाद है। उनका नाम महासुंदर है। उसने मेरी उलझन ही खत्म कर डाली। माँ इतनी हसीन परी होगी तो बेटी तो हसीन हो ही गी। तुम यहाँ हमेशा मेरे साथ क्यों रहती हो? ए सैयदजादे, मैंने आपको मुर्शिद के दरबार में दुआ के वक्त देखा था। बस वो मुझे जिंदगी का वक्त तमाम लगा। मैं तो सब कुछ हार गई, मगर तमाम असूलों कानून जानती थी। हम मुसलमान हैं, हसूल इल्म के लिए मुर्शिद के पास हाजिर होते हैं। बस वहां से आपके साथ चली आई। आप फिक्र ना करें, हम मुर्शिद की इजाजत से आए हैं। मतलब आप दादा जानी की इजाजत से हैं यहाँ? मैंने हैरत और बेयकीनी से पूछा। उसने अस्बात में सर हिला दिया और बोली, जी शाह जी, मुझे आपसे मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत आपकी दुश्मन ठहरी। मेरे कबीले में भी अच्छे बुरे जिन्नात मौजूद हैं। उनमें से ही एक मेरा कज़न है मेहरजार। वो मेरी जिद में पीछे आ गया और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके लहजे से मेरे लिए मोहब्बत और फिक्र झलक रही थी। एक पल को जी चाहा कि आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लूं, मगर ऐसा मुमकिन न था। फिर मैंने उससे पूछा कि जिन तो आग से बने हुए हैं और बहुत डरावने होते हैं। तो वो मुस्कुराती कहने लगी, जिन्नात में नूरी भी हैं और नारी भी। मैं नूरी कबीले से हूँ और नूरी कबीला उस वक्त तक नूरी है जब तक वो जुल्म सितम से दूर है और राह हक पर है। यही वजह है कि आपको मेरे वजूद से ठंडक का एहसास होता है। आपसे मोहब्बत हो जाना मेरा इरादी अमल नहीं, बस हो गई। आपके साथ रहने के लिए मुझे अपने कबीले की मुखालफत उठाना पड़ी। आपके वालिदे मोहतरम से इजाजत मिलना भी कम दुश्वार न था। उन्होंने कसम ली कि मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगी और कभी कोई जिक्र नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही आपके सामने आऊंगी। तब जाकर मुझे इजाजत मिली थी। सैयदजादे, नारी के मुकाबले में हम नूरी जिन्नात ज्यादा ताकतवर हैं, मगर हम असूलों से जकड़े हैं। मैं अपनी ताकत से हर पल साया बन के आपके साथ रहूंगी। यूं इश्क की तस्कीन भी होती रहेगी और मुर्शिद के हुक्म की तामील भी। आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहूँ ए हसीन परी अबरस, मेरे दिल का हाल तो आपने कह दिया। आप खुद हसीन से भी हसीन और दिल उससे भी ज्यादा शफाफ है आपका।
میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ ایسی اجلی ذات رکھنے والی جن ذاتی یا پری ذات میری دنیا کی بھی نہیں تھی، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ سید زادے، رات کا تیسرا پہر ختم ہو رہا ہے، آپ آرام فرمائیں اور مجھے اجازت دیں۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہنا۔ اس نے کہا تسلی رکھیں، مجھے جب بلاؤ کہ میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ پھر وہ چاندنی سا وجود دھواں بن کر ہوا میں کھو گیا، مگر جاتے جاتے جیسی میری تو جان ہی لے گیا۔ صبح میری طبیعت بہتر تھی، میں کالج گیا۔ واپسی پر جیسے میں مین روڈ سے اپنی کالونی والی سڑک پر انٹر ہوا، ایک برقع پوش عورت سامنے آ گئی۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی، اس نے مرر بجایا، میں نے گلاس نیچے کیا اور ونڈو سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا پاگل ہیں؟ اگر ٹائم پہ بریک نہ رکھتی تو؟ میں نے ہلکا سا اس کو جھاڑا۔ خدا کے لیے مجھے لفٹ چاہیے، میرا بچہ بیمار ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ اس کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اچھا آپ بیٹھ جائیں، کدھر جانا ہے؟ میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ عادت سے مجبور میں نے فوراً مان لیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گھر کا پتہ سمجھانے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کا سفر تھا۔ میں نے سوچا کہ اس عورت کو کسی نے لفٹ نہیں دی اور نہ کوئی مدد کی۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ عورت اتنا پیدل آئی گاڑی لانے کے لیے۔ خیر، ایک پرانے سے بڑے بنگلے کے آگے میں نے گاڑی روک دی۔ اگر یہ اس کا ہے تو کوئی یہ غریب عورت نہیں تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ہم ادھر نوکر ہیں صاحب جی، مالک یہاں نہیں رہتے، ہم گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میں گاڑی سے اتر آیا۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی ادھر اندر ہے میرا بچہ، اسے لے کر جانا ہے ہسپتال۔ میں اس کی پیروی میں اندر چلا گیا۔ راہداری سے گزر کر اندر ہال میں اندھیرا تھا، پھر اس طرف سے باہر نکل کر آگے سرونٹ کوارٹر تھے۔ شاید وہ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے، پلستر اکھڑا ہوا تھا، جگہ جگہ سے سیمنٹ گر رہا تھا۔ گھر کی حالت خستہ تھی۔ ایک کمرے کے دروازے کو کھول کر وہ اندر چلی گئی۔ پھر میں رکا رہا، وہاں اور کوئی نہ تھا، اس کا شوہر یا فیملی کوئی تو ہوگا ساتھ۔ میں یہی سوچ رہا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ واپس نہیں آئی۔ مجھے عجیب لگا کہ میں نے اس کی مدد کرنے کی نیت کر کے کہیں برا تو نہیں کیا۔ ایک انجان عورت اور ایسا خستہ حال سا گھر۔ میں نے اس کو آواز دی، میڈم آپ کہاں ہیں؟ وہ آنکھوں سے جوان عورت لگتی تھی۔ جواب نہیں آیا۔ میں نے قدم آ کر بڑھا دیے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ میں دروازے کے بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ قبر سا اندھیرا چھا گیا۔ میں پلٹا، دروازہ کھولو، کون ہو تم؟ دروازہ تو کھولو۔ میں نے غصے سے آواز لگائی اور دروازے کو ٹھوکر لگائی۔ نہ اس کمرے میں بچہ تھا، نہ ہی وہ عورت کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا کہ زمین جذب کر گئی اسے۔ اچانک کمرے کے وسط میں ایک شعلہ سا بھڑکا، روشنی ہونے لگی۔ وہاں ہلکی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ او میرے خدایا، وہاں انسانی پنجر پڑے تھے ہر سمت میں۔ آگ مزید تیز ہو گئی۔ کمرے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں 1000 ننھی ننھی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چمگادڑوں جیسی کوئی مخلوق تھی۔ آگ بڑھ رہی تھی۔ میں واپس دروازے کی طرف بڑھا، اچانک لڑکھڑا کر گر پڑا۔ راستے میں پڑی انسانی کھوپڑی سے الجھ کر میں گرا اور ایک انسانی پنجرے پر جا کر لگا۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا، مگر اس انسانی پنجر کی سخت ہڈیوں نے مجھے جکڑ لیا اور بھینچنے لگی۔ خوف کی ایک سرد لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اچانک مجھے اپنے پیٹ پر درد اٹھا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ چمگادڑ نما پرندہ میری پینٹ سے چپکے مجھے کاٹ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب تو وقت آخر ہے، میں کلمہ پڑھ لوں۔ انسانی پنجر کی گرفت سخت ہو رہی تھی، سانس رک رہا تھا اور آگ مجھ سے بس ذرا دور تھی۔ آگ میں جلتے انسانی پنجروں سے اٹھتی بو سے دماغ شل ہونے لگا اور میں ہوش و حواس کھونے لگا۔ اچانک مجھے لگا کسی کے مہربان لمس نے مجھے چھوا اور میں بند آنکھوں سے محسوس کرنے لگا۔ اس پنجرے کی گرفت نرم پڑ گئی اور وہ چمگادڑیں اڑنے لگیں۔ میرے دادا جانی کی مہربان صورت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ میرے پیارے بچے، اس شریر جن کا علاج ابرس ہے اور ابرس نے خود کو تمہاری غلامی میں دے دیا ہے، اسے بلاؤ گے تو وہ آ جائے گی۔ وہ تمہارے حکم کی پابند ہے، اسے بلاؤ اور آیت کریمہ کا ورد جاری رکھو۔ دادا جان کی نورانی صورت پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اس جنساتی ابرس کو یاد کیا اور آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا۔ ایک لہجہ منظر ہی بدل گیا۔ اب نہ وہ کمرہ تھا، نہ ہی چمگادڑیں، اور میں ایک ہال کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ میں نے ورد شدت سے شروع کر دیا۔ ہر سمت ایک دھواں سا چھا گیا اور پھر وہ پری چہرہ ابرس کی صورت اختیار کر گیا۔ اے سید زادے، میں حاضر ہوں، حکم کیجیے اور میں اس خبیث جن کا قصہ تمام کر دوں۔ اس کی آنکھیں نیلی ہو رہی تھیں اور جسم سے نیلا دھواں اٹھ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے غصے کا اظہار تھا۔ اسے اچھا سبق سکھانا، مگر اس وعدے کے ساتھ اس کی جان بخش دینا کہ پھر وہ لوٹ کر نہ آئے اور نہ ہی مجھے تنگ کرے۔ آپ اب بھی اسے معاف کرنا چاہتے ہیں؟ جنزادی ابرس نے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ گھوم گئی اور اگلے ہی چند پل بعد وہ پھر آ گئی۔ اب کہ وہ اکیلی نہ تھی، اس نے ایک مرد کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس مرد کی آنکھوں میں اذیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کا گنہگار حاضر ہے، ابرس نے نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ایک خوبصورت اور وجی مرد تھا، شاید وہ اپنے اصل حلیے میں نہ تھا۔ مجھے معاف کر دیں اے سید زادے، میں بدک گیا تھا۔ وہ منت کرنے لگا۔ وعدہ کرو کہ پھر کبھی تم ہماری دنیا میں دکھائی نہیں دو گے۔ اے سید زادے، مجھے قسم ہے حضرت سلیمان کی، آپ کی دنیا میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ میری جان بخش دیں۔
अबरस इसे इसकी दुनिया में छोड़ाओ। वो पल भर में गायब हो गई और मैं चकरा कर गिर पड़ा। फिर किसी नर्म और ठंडे हाथों का लम्स मुझे महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे हवा में उठाई जा रहा हो। आंख खुली तो दादा जान के घर में मौजूद था। दादा जान ने मुझे आंखें खोलते देखा तो मुस्कुरा दिए। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मुसीबत टल गई और ये सब इस मासूम बच्ची की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मेरे बाएं तरफ इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पीठ के बाएं तरफ सादा शलवार कमीज में मुलबूस वो जिनजाती अबरस ही थी। अगले चंद दिन दादा जानी के साथ गुजारकर मैं वापस घर आ गया। वो हर पल मेरे साथ रही। दादा जानी ने बाबा जानी को मुतमईन कर दिया था। मेरे बाबा जानी भी अब मेरी तरफ से मुतमईन है। आजकल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। जल्द ही अबरस से शादी का इरादा है। मेरे दादा जानी ने मेरी मम्मा को यही कहा है कि वो उनके दोस्त की पोती है। मेरी मम्मा और वानिया तमाम हालात से बेखबर हैं। कुछ बातें ना ही पता हो तो बेहतर है। अबरस से मम्मा की मुलाकात दादा जानी ने कराई कि उसके वालिदैन दूसरी कंट्री में रहते हैं। अबरस की फरमाइश पर मैं उसके वालिद मोहतरम तीरज़दार से मिला। उसकी वालिदा महासुंदर, वाकई महासुंदर हैं। वो सब दादा जानी के घर बड़े दरबार पर आए और मामा जानी और बाबा जानी से भी मिले, इंसानों की तरह। ना वो जिन के रूप में आए थे और ना ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो जिनजात हैं। वो अबरस की मंगनी कर कर चले गए। मामा और सबसे कहा कि वो बहुत दूर दूसरे मुल्क में रहते हैं, इसलिए शादी में शिरकत करने ही आएंगे, मगर अबरस को तालीम के लिए दादा जानी के पास छोड़कर जा रहे हैं। यूं ये सारे मामलात तय पा गए। हमाद भी हैरान था कि मैंने कभी किसी लड़की का जिक्र तक ना किया था और यहाँ इश्क के बाद शादी तय हो गई, मंगनी भी हो गई, और यहाँ बताता चलूं कि हमाद की भी मंगनी हो रही है माहा सिकंदर से, मगर असली वाली माहा सिकंदर से। वो पाकिस्तान आए हुए हैं इन दिनों और बहुत नेक, शरीफ और पर्दादार लोग हैं। हमाद के वालिद और माहा के वालिद आपस में दोस्त थे। इस तरह उन दोनों का रिश्ता हो गया। माहा को देखकर मुझे झुरझुरी सी आ जाती है, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब माहा के घर में वो शैतान सिर्फ जिनजात माहा का रूप धार कर मुझसे मिला था। खैर, सब कुछ रब पाक ने सही कर दिया है। अबरस अब भी साये की तरह मेरे साथ रहती है। मैं हाथ पकड़ लूं तो वो गले लग जाती है। यूं भी देखने में वो हूर परी, किसी इंसान से कम नहीं। मेरी मम्मा को वो बहुत पसंद है और जल्द ही हम रिश्ते अज़दवाजियत में बन जाएंगे।